हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोग को मालूम ही है कि हम लोग पटना यूनिवर्सिटी बीए एंट्रेंस एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग हिस्ट्री का कुछ वीडियो हमने पहले देखा था। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। और ये जो हम लोग मैटर जान रहे हैं शुद्ध रूप से लूसेंट से जान रहे हैं, उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान रहे हैं जो अन्य पब्लिकेशन के माध्यम से आप लोगों को बताया जा रहा है। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला आज का हम लोग का जो टॉपिक होगा वो वैदिक सभ्यता होगा। तो वैदिक सभ्यता होगा, इसमें पहला क्वेश्चन आज का है, देखिएगा। मैक्स मूलर के अनुसार आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे। यानी कि जो मैक्स मूलर जो थे, इनके अनुसार यानी कि इनका क्या अवधारणा था, इनके अनुसार आर्य लोग भारत में किन क्षेत्रों से आए थे। तो इनका मानना था मध्य एशिया से आर्य लोग भारत आए थे। उसके अलावा भी देखिएगा कुछ और भी विद्वान थे जिन्होंने बताया, जैसे कि बाल गंगाधर जो तिलक थे, यानी कि बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने बताया कि इनके अनुसार आर्य लोग उत्तरी ध्रुव से आए थे, उत्तरी ध्रुव से। उसके बाद जो दयानंद सरस्वती थे, दयानंद सरस्वती, इनके अनुसार आर्य लोग जो भारत में आए थे वो तिब्बत से आए थे। उसके अलावे एक गाइल्स थे, तो गाइल्स के अनुसार, गाइल्स देखिएगा, गाइल्स जो विद्वान थे, इनके अनुसार आर्य लोग भारत में हंगरी से आए थे, हंगरी से, देखिएगा हंगरी से आए थे। और एक और विद्वान थे जो पेनका थे, पेनका, इनके अनुसार आर्य लोग जर्मनी से भारत में आए थे। तो अभी तक हमने कहा जाना, गाइल्स के अनुसार हंगरी से आए थे, पेनका के अनुसार जर्मनी से आए थे, और मैक्स मूलर के अनुसार मध्य एशिया से, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार उत्तरी ध्रुव से, और दयानंद सरस्वती के अनुसार तिब्बत से। तो इतने सारे क्षेत्रों से आर्य लोग भारत में आए थे। अब इसमें से इम्पोर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो यही है आपका, मैक्स मूलर के अनुसार आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से। अगर हमने जो और 4 फैक्ट बताए, मर्जी करे तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो जानकारी के लिए रख सकते थे। अगला देखिए, अगला है पितृसत्तात्मक सभ्यता थी। यानी कि ये जो वैदिक सभ्यता थी ये पितृसत्तात्मक थी। अब पितृसत्तात्मक का मतलब क्या हुआ, जैसे आपने देखा था सिंधु सभ्यता में हम लोग देखे थे कि वो जो थी मातृसत्तात्मक थी, यानी कि वहाँ पे माता की प्रधानता होती थी। अगर किसी व्यक्ति का नामकरण करना होता था या किसी का परिचय लेना होता था तो हम उसके माता के नाम से उसको जानते थे। लेकिन ये ठीक वैदिक सभ्यता उसके उल्टा है, इसमें पितृसत्तात्मक थी। यानी कि जो वर्तमान की सभ्यता है भारतीय सभ्यता, इसी के जैसी थी पितृसत्तात्मक। अगला देखिए, अगला है ये ग्रामीण सभ्यता थी। ये ध्यान में रखिएगा, पूछता है, ऑप्शन देता है कि सिंधु सभ्यता और ये वैदिक सभ्यता में, जैसे हमने सिंधु सभ्यता में क्या देखा था, वो शहरी सभ्यता थी, यानी कि अधिकतर वहाँ पे शहर का प्रमाण मिला है, जबकि ये जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। अगला इसमें पॉइंट दिया है, देखिएगा, ग्राम का मुखिया को ग्रामनी कहा जाता था। यानी कि अभी वर्तमान में हम अपनी सभ्यता में देखते थे तो देखते हैं ग्राम पंचायत के जो अध्यक्ष होते हैं या ग्राम पंचायत के मुख्य व्यक्ति कौन होते हैं, मुखिया होते हैं। उसी तरीके से उसमें भी एक पंचायत होता था जिसे ग्राम होता था या गांव होता था, उसके जो मुख्य व्यक्ति होते थे उसको ग्रामनी के नाम से जाना जाता था। अगला आप तो देखिएगा, जैसे कि हमने आप लोग को बताया था कि जो संडे आने वाला है तो संडे को आपका एक क्विज टाइप का या टेस्ट होगा। हालांकि संडे को टेस्ट ही होगा, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन भेजूंगा आपके टेलीग्राम से तो नहीं है, आपके व्हाट्सएप पे भेजूंगा, जिसमें आपको आंसर लिख कर भेजना होगा। तो उसमें एक आप लोग अपना मशवरा दीजिएगा, जैसे कि हम चाह रहे थे कि सिर्फ उसमें मैं क्वेश्चन दूं और उसमें आपको आंसर देना होगा। यानी कि उसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा, सिर्फ मैं क्वेश्चन दूंगा और उसका आंसर आप लोगों को बताना होगा। तो क्या ये सुविधा सही होगा या ऑप्शन के साथ में क्वेश्चन दूं, ये आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में बताइएगा,
सिर्फ क्वेश्चन में पूछूंगा और उसका आपको आंसर देना होगा, या नहीं तो मैं क्वेश्चन के साथ ऑप्शन भी दूं। ये आप लोग एक बार बताइएगा। हालांकि विदाउट ऑप्शन वाला ही बेस्ट होगा, इससे आपका तैयारी और अच्छे ढंग से होगी, लेकिन एक बार अपना सुझाव आप लोग जरूर दीजिएगा। और जो लोग अभी व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हैं और जुड़ना चाहते हैं तो हमारे नंबर पे व्हाट्सएप अपना नाम, पता, एड्रेस भेज सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप यानी कि ब्रॉडकास्ट से जुड़ सकते हैं। उसके लिए करना क्या होगा, इस नंबर को 8674805762 इस पे आप अपना नाम और अपना एड्रेस लिख कर भेज देंगे और हम आपको अपने ब्रॉडकास्ट ग्रुप से लिंक कर देंगे। और इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें जो नंबर वगैरह आपका हो गया इसका कोई मिसयूज नहीं होगा, क्योंकि ब्रॉडकास्ट है। अगर मैं आपका ग्रुप में ऐड करता हूं तो आपका नंबर सिर्फ मैं देखूंगा और मेरा नंबर आप देखेंगे, तो इसमें किसी प्रकार का कोई मिसयूज की चांस नहीं है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, दुर्गपति कौन थे। दुर्गपति तो ये पूरब थे, ऐसे आपको दे देगा कि वैदिक सभ्यता में दुर्गपति कौन थे, तो वो पूरब थे। अगला है, जनता के गतिविधियों को जानने वाला कौन था इस सभ्यता में, यानी कि वैदिक सभ्यता में जो जनता की गतिविधियों को जानता था उसको किस नाम से जाना जाता था। देखिएगा यहाँ पे थोड़ा मीठा है, इसका आंसर होगा एस्पॉस। अगला है आपका, इसमें युद्ध शब्द के लिए गवित्री का प्रयोग किया गया है, यानी कि जो इस सभ्यता, जो वैदिक सभ्यता था, तो इसमें युद्ध को गविष्टि नाम से जाना गया। जैसे मान लीजिए, जैसे हम देखते हैं कि जो भी नामकरण हो गया तो उसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे ले लीजिए हमारे यहाँ जो मीठा हो गया, यानी कि बिहार में मीठा हो गया, इसी को किसी अन्य राज्य में चले जाइए, यानी बिहार छोड़कर किसी अन्य राज्य में चले जाइएगा तो वहाँ मीठा को गुड़ कहा जाता है, यानी कि है एक ही सामान, अलग अलग राज्यों में जाने के पास इसका नामकरण अलग अलग हो जा रहा है। अभी वही उसी को बिहार में मीठा कहा जाता है, अन्य राज्यों में उसको गुड़ कहा जाता है। उसी तरीके से वर्तमान सभ्यता में जो एक दूसरे देशों के बीच लड़ाइयाँ होती है उसको हम लोग युद्ध कहते हैं, लेकिन वही वैदिक सभ्यता में युद्ध को गविष्टि नाम से जाना जाता था, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला है, परिवार का जो मुख्य व्यक्ति होता था, यानी कि जो परिवार का मुखिया होता था उसको कुलू कहा जाता था। अगला देखिएगा, दशराज युद्ध का, अब यहाँ देखिएगा दशराथ युद्ध ऋग्वेद के 7वें मंडल में, यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इसका क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा, दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल से हमें मिलता है, यानी कि जो दशराज युद्ध हुआ था उसका वर्णन हमें ऋग्वेद के किस मंडल से मिलता है, तो ऋग्वेद के 7वें मंडल से हमें मिलता है। अब इसमें और फैक्ट की बातें देखिएगा, जैसे कि लूसेंट में बस इतना ही आपको देगा कि दशराज युद्ध का वर्णन किस वेद से के किस मंडल से मिलता है, तो वही ऋग्वेद के 7वें मंडल से। अब इसमें और भी बहुत सारे हमें ऋग्वेद से कुछ प्रमाण मिले हैं, जैसे तीसरे मंडल से क्या मिला है हमें, गायत्री मंत्र, जो अभी हम लोग गायत्री मंत्र पढ़ते हैं लो ना, जो लोग गायत्री मंत्र, उसका वर्णन हमें किस में मिला है, या इसका प्रमाण हमें ऋग्वेद के तीसरे मंडल से मिला है। ये देखिएगा, जो भी हम एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो इस पे आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। और ये सारा जो मैटर है आपको लूसेंट में नहीं मिलेगा, ये जो है कुछ 12 के सिलेबस है और कुछ ये ऑन भी माध्यम से मैं आप लोगों के सामने दे रहा हूँ, तो इसको आप लोग देखिएगा। उसके अलावा हमने ऋग्वेद में क्या देखा, दशराथ युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल से मिलता है। उसके बाद गायत्री मंत्र का वर्णन तीसरे मंडल से मिलता है। उसके अलावा कृषि का वर्णन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपका यूनिवर्सिटी इंट्रेंस एग्जाम के लिए ही नहीं, कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देते हैं जिसमें आपका ये जीके जीएस का क्वेश्चन पूछता है, उसके लिए बहुत ये इम्पोर्टेंट है। कृषि का वर्णन 8वें मंडल से, यानी कि कृषि का वर्णन किस मंडल से मिलता है, तो ऋग्वेद के 8वें मंडल से। उसके बाद और एक देखिएगा, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त जो है एक, उसका नाम है पुरुष सूक्त, उससे हमें जो वर्ण 4 प्रकार के होते हैं ना, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र,
उसका वर्णन हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल से मिलता है, यानी कि ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र का इसका जो 4 प्रकार के जो वर्ण पाए जाते हैं, इसका वर्णन हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल से मिलता है। तो अभी तक हमने क्या जाना, दशरथ युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल से, कृषि का वर्णन हमें ऋग्वेद के 8वें मंडल से, ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य, शूद्र का वर्णन हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल से मिलता है, और उसके अलावा गायत्री मंत्र का वर्णन हमें ऋग्वेद के 3रे मंडल से मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला देखिए, जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्री को अमाजु कहा जाता था। जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्री जो होती थी उसको अमाजु कहा जाता था, यानी कि वैदिक सभ्यता में। यहाँ देखिएगा सब जगह वैदिक सभ्यता हमने साइलेंट किया है। ऐसे आपको क्वेश्चन पूछेगा कि वैदिक सभ्यता में जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्री को क्या कहा जाता था, अमाजु। जैसे अभी वर्तमान के जो हम लोग का जो सभ्यता चल रहा है, यानी कि भारतीय सभ्यता में जो जीवन भर विवाह नहीं करता है उसको लोग क्या कहते हैं, कुंवारी कहते हैं। यानी कि ये अभी कुंवारी है, जिसका अभी देखते हैं ना, सामान्य तौर पर अगर किसी लड़की का शादी न हुआ होता है तो उसको बोलचाल के भाषा में हम लोग क्या कहते हैं कि ये अभी कुंवारी है, इसका शादी विवाह नहीं हुआ है। उसी तरह वैदिक सभ्यता में अगर जिस लड़की का विवाह शादी नहीं होता था उसको अमाजु के नाम से जाना जाता था। अगला देखिएगा कि गायों को कहा गया, यानी कि गायों को किस नाम से जाना जाता था वैदिक सभ्यता में, तो अधन्या नाम से जाना जाता था गायों को। अगला है, आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था। आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था, तो घोड़ा था। अगला देखिएगा ये कुछ टॉपिक आप लोगों के लिए दिया है। सब्सक्राइब माई चैनल, यानी कि जो लोग अभी तक इस चैनल पे अभी तक नए हैं और वो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो, या आप बिहार बोर्ड से रिलेटेड हो, या आने वाले समय में आपका BHU हो गया, या AU यानी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, जितने सारे यूनिवर्सिटी अच्छे हो गए उन सब का अपडेट, उन सब का तैयारी करना इसी हमारे यूट्यूब चैनल गारंटी अकेडमी माध्यम से आपको कराई जाएगी। तो आप अभी तक नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगला देखते हैं हम, प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक। यानी कि कुछ हम लोग को उसके सामने दर्शन मिलेगा और उनके प्रवर्तक कौन है, यानी कि उसका स्थापना कौन किए। अगला देखिए पहला है आपका योग दर्शन। तो योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, पतंजलि। अब देखते हैं बाबा रामदेव जो आते हैं योग दर्शन लेकर, तो ये तो भूलने वाला है नहीं। तो योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, पतंजलि। दूसरा है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, कपिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए आप देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट है। अगला है न्याय दर्शन के प्रवर्तक, गौतम बुद्ध। अभी तक 3 हो गए, यानी कि लूसेंट में आपको 3 मिलेगा। उसके अलावे भी देखिएगा एक वैशेषिक देता है, वैशेषिक देगा। तो वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है, कनाद या उलूद। ये है आपका उलूद, कनाद या उलूद जो हो गए वो वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक है। उसके अलावे भी और कुछ दर्शन हो गए, जैसे उत्तरी मीमांसा हो गया, उत्तरी मीमांसा, पूर्व मीमांसा, तो उत्तरी जो मीमांसा हो गया इसके प्रवर्तक है बदरायण, और जो पूर्वी मीमांसा हो गया इसके प्रवर्तक हैं जैमिनी। इतने हो गए। उसके अलावा जो भी हम बता रहे हैं इसको आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। उसके बाद और है एक आपका बौद्ध का जो प्रवर्तक है, यानी कि बौद्ध धर्म का, तो उसके हो गए गौतम बुद्ध। उसके बाद गौतम बुद्ध हो गए, और भी जैसे हो गए जैन धर्म एक हो गया। तो जैन धर्म के जो प्रवर्तक हैं, तो जैन धर्म के प्रवर्तक देखिए इसमें भी जैन धर्म के प्रवर्तक अलग अलग माने जाते हैं। जो प्रथम इसके प्रवर्तक हैं या संस्थापक है वो ऋषभदेव हैं। जैन धर्म के प्रथम
प्रवर्तक या प्रथम संस्थापक ऋषभदेव है, जबकि वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। महावीर स्वामी, प्रवर्तक मीन्स क्या, उसके संस्थापक या धर्म गुरु। तो अब यहाँ पे देखिएगा जो जैन धर्म हो गया, हालांकि मैं आगे आप लोगों को जैन धर्म बौद्ध धर्म पढ़ाऊंगा तो ये सारा क्लियर कर दूंगा, हालांकि स्पेशल टॉपिक में लाऊंगा आपका बौद्ध धर्म जैन धर्म, इससे क्वेश्चन उठाता है। लेकिन फिलहाल यहाँ जानिएगा जैन धर्म के जो प्रथम संस्थापक थे या पहले त्रिअर्थक थे वो कौन थे, वो आपका ऋषभदेव थे। जबकि जो अंतिम थे यानी कि 24वें जो त्रिअर्थक जो हुए महावीर स्वामी, जिन्हें वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। उसके अलावा जो 23वें त्रिअर्थक हुए थे पाश्चर्यनाथ। हालांकि ये सब मैं आगे आप लोगों को कराऊंगा, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अगला है आर्यों का प्रिय पशु कौन थे, यानी कि आर्य लोग जो थे उनका प्रिय पशु कौन था, घोड़ा था। प्रिय पशु घोड़ा। जबकि प्रिय देवता कौन थे आर्य लोगों का, इंद्र। ये पूछा है इंद्र, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। अगला है आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी, यानी कि आर्य लोग सबसे पहले कौन सा धातु की खोज किए, तो लोहा। जैसे कि आपने देखा था क्या जाना था सिंधु सभ्यता में, सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहा का ज्ञान नहीं था, लेकिन वैदिक सभ्यता में आने के बाद इन लोगों ने लोहा की खोज कर दी, जिसमें लोहा को इन लोग किस नाम से जाना जाते थे, श्यामा अयस्क के नाम से। यानी कि वैदिक सभ्यता में लोहा को ये लोग श्यामा अयस्क के नाम से भी जानते थे। अगला है ब्याज लेने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था, वेकनट। यानी कि जो इस काल में यानी कि वैदिक सभ्यता में जो लोग ब्याज लेते थे, ब्याज लेते थे उनको क्या कहा जाता था, वेकनट के नाम से जाना जाता था। अब देखिए ऋग्वेद के कुछ पवित्र नदी हो गए एवं उसके पुराने नाम हो गए। तो अभी हम जानेंगे, देखिए ऋग्वेद के सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो सरस्वती है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है अब ये भारतीय सभ्यता में यानी कि भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है। जैसे कि आपने ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी जाना सरस्वती, अभी भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सा है उसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद देखिए कुछ पुराने नदियाँ हो गए, उसके नाम हो गए। जैसे अभी वर्तमान की जो झेलम नदी है उसको ऋग्वेद में किस नाम से जाना जाता था, तो वितर्षता के नाम से जाना जाता था। उसके बाद जो चिनाव नदी हो गया, चिनाव का अस्किनी नाम से जाना जाता था। उसी तरह रावी नदी हो गया, तो रावी नदी को पुरुष नवी नाम से जाना जाता था। उसी प्रकार जितने सारे नदी हो गए, सतलज नदी हो गए तो सतलज नदी को शताद्रु के नाम से जाना जाता था। ब्यास नदी हो गए तो ब्यास को विपाशा के नाम से, गंडक नदी को सादानीरा। इसको आप लोग देखते रहिएगा, थोड़ा ये इम्पोर्टेंट है। उसी तरह देखिएगा इसमें एक गंगा नदी नहीं दिया गया है, गंगा नदी, इसको आप तो कमेंट बॉक्स में बताइए गंगा नदी का पुराना नाम क्या था, गंगा नदी का पुराना नाम क्या था। अगला आप लोग देखिए, और एक बात, हाँ, और जो टेस्ट होने वाला था जो संडे को, तो उसमें फ़िलहाल मैं अभी संडे को सिर्फ हिस्ट्री का हम लूँगा। उसके अलावे एक और जो अभी सोच रहे हैं कि सिर्फ आधुनिक भारत जो हम लोग का, तो प्राचीन भारत जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ हम लोग का प्राचीन भारत सबसे पहले कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद पॉलिटिकल का कोई लेक्चर लाएंगे। यानी कि हम लोग जाने थे जो हिस्ट्री है वो 3 भागों में बांटा हुआ है ना, पहले हम लोग आपको सिलेबस में बताए थे। तो पहले अभी हम लोग करते आ रहे हैं प्राचीन भारत, प्राचीन हो जाएगा। तो प्राचीन के बाद मध्य भारत है, मध्य के बाद आधुनिक है, उसके बाद कुछ इतिहास हो गया, जैसे विश्व लेवल का हो गया, विश्व इतिहास हो गया। तो अभी हम लोग जैसे ही प्राचीन भारत कर लेते हैं, या प्राचीन भारत बीच में ही, हालांकि सैटरडे या संडे को तो खैर आपका टेस्ट है, हालांकि सैटरडे को मैं सोच रहा हूँ अगर टाइम मिलता है तो मैं पॉलिटिकल साइंस का भी एक लेक्चर लाऊंगा, जो कि बोर्ड के माध्यम से लाऊंगा, और जो भी होगा बेस्ट ही होगा। हालांकि समय के अभाव में मैं बोर्ड पे शूटिंग नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं तो और भी बेस्ट आपको देते हैं, लेकिन खैर जो है उसी में आपको हम बेस्ट देने का कोशिश करेंगे। तो चलिए अब उत्तर वैदिक काल देखते हैं। अब वैदिक काल को ही देखे थे कि 2 भागों में बांटा गया था, यानी कि वैदिक काल का जो अंतिम जो चरण था उसको उत्तर वैदिक कहा जाता है। अब देखिए इसका अगला पॉइंट, उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा कहा जाता था। यानी कि अभी हमने जाने क्या है कि अलग अलग नाम से जाना जाता था। जो हल होता था, जो अभी वर्तमान में हम लोग जोतनी करते थे,
तो जो बैल के माध्यम से हम लोग जो जोतनी करते हैं उसको हल कहते हैं वर्तमान की सभ्यता में। लेकिन उस समय की सभ्यता में यानी कि वैदिक सभ्यता में, उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा के नाम से जाना जाता था और जो हल रेखा था उसको सीता के नाम से जाना था। हल रेखा को सीता और हल को सीरा के नाम से जाना जाता था। अगला है आपका सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया। देखिए ये बहुत ही भी इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको आप देखिएगा तो बीपीएससी का जो प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें भी ये आपको देखने को मिल जाएगा। सत्यमेव जयते शब्द का को कहाँ से लिया गया है, तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद क्या है, एक उपनिषद है। उपनिषद है किसका है, तो अथर्ववेद का जो उपनिषद होता है, जैसे आपको हम बताए थे उस दिन, वेद हो गया, उससे वेद छोटा उपवेद हो गया, उपनिषद हो गया, अर्यक हो गया, ब्राह्मण हो गया, ये सब उस दिन हम आपको समझाए थे पिछले वीडियो में। उसी तरह जो अथर्ववेद के जो उपनिषद हो गया मुंडकोपनिषद, उसी से लिया गया। तो आपको ये दो तरीके से पूछ सकता है, अथर्ववेद कहाँ से लिया गया है, तो आपको मुंडकोपनिषद दे दे ऑप्शन में या अथर्ववेद दे दे। तो अथर्ववेद दिया हो तो अथर्ववेद हो जाएगा, नहीं तो मुंडकोपनिषद, ये दोनों हो सकता है। अगला देखिए, उत्तर वैदिक काल में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तर वैदिक काल में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग कहाँ किया गया था, तो कौशाम्बी में किया गया था। अगला है, इस काल के दो महाकाव्य थे। इस काल के मीन्स क्या, उत्तर वैदिक काल या सिर्फ वैदिक काल भी आपको दे सकता है। इस काल की दो सबसे महत्वपूर्ण यानी सबसे बड़ा महाकाव्य कौन से थे, महाभारत था और दूसरा था रामायण था। अब यहाँ महाभारत दिया है तो महाभारत के बारे में कुछ जान ले। महाभारत है क्या, ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, इसको लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा है कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। उसके बाद महाभारत दिया है तो इसके बारे में कुछ और जान ले। महाभारत की रचना किसने किया था, वेदव्यास ने। महाभारत की रचना किसने किया, वेदव्यास ने। महाभारत में कुल कितने पर्व हैं, 18। पर्व मीन्स क्या, पाठ, चैप्टर। जैसे कि देखिएगा आप, जैसे कुरान शरीफ हो गया जो इस्लामिक धर्म ग्रंथ है, तो उसमें कुल कितने पाठ हैं यानी कितने चैप्टर हैं, तो 30। उसी तरीके से महाभारत में कुल चैप्टर की संख्या कितनी है, तो 18। उसी को चैप्टर को इसमें पर्व नाम से जाना गया है। पर्व यानी कि महाभारत में कुल कितने पर्व हैं, तो 18 हैं। इतना सारा हो गया। अब देखिए इसका कुछ नामकरण किया गया है महाभारत का। जैसे आपने यहाँ देखा है ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है जय संहिता, तो महाभारत का ये पुराना नाम है जय संहिता। कब नाम था इसका जय संहिता, जब इसमें महाभारत में श्लोकों की संख्या 8,500 थी। 8,500 थी यानी कि 8,000 जब 500 थी, यहाँ देखिएगा एक जीरो नहीं होगा, 8,500 इतना ही होगा, 8,500 थी, तब इसको जय संहिता के नाम से जाना जाता था। किसको, पहले इसको महाभारत नहीं कहा जाता था, महाभारत को पहले जय संहिता के नाम से जाना जाता था। कब, जब इसमें श्लोक क्या हो गए, जैसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ना सेंटेंस, पंक्ति, जैसे हिंदी में पंक्ति हो गया, इंग्लिश में सेंटेंस हो गया, उसी को इसमें श्लोक कहा जाता है। महाभारत में सेंटेंस को इसमें श्लोक कहा जाता था। तो जब इसमें श्लोकों की संख्या जो थी 8,500 थी, तब इसको जय संहिता के नाम से जाना गया। फिर इसमें श्लोकों की संख्या 24,000 हुई, 24,000 हुई, तब इसको भारत नाम से जाना गया। सिर्फ भारत, देखिएगा महाभारत नहीं, सिर्फ भारत के नाम से जाना गया। लेकिन अभी वर्तमान में इसमें श्लोकों की संख्या 1,00,000 हो गई है, और 1,00,000 हो गई है, तब इसे महाभारत के नाम से जाना जाता है। यानी कि हमने क्या जाना अभी तक, कि जब इसमें श्लोकों की संख्या 8,500 थी, तब इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। फिर इसमें श्लोकों की संख्या 8,500 से बढ़कर 24,000 हुई, तब इसे भारत के नाम से जाना गया। फिर इसमें श्लोकों की संख्या 24,000 से बढ़कर 1,00,000 हो गई, तब इसे अभी वर्तमान में महाभारत के नाम से जाना जाता था। तो ये सब फैक्ट देखिएगा तो आपको लूसेंट में देखने को नहीं मिलेगा, और अच्छे अच्छे बुक में ये सब आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आपके लिए वीडियो मैंने पहले ही बताया था कि जो बनाया जाता था पहले हम तो लूसेंट के माध्यम से बनाते थे, लेकिन अभी हम देखें कि इसमें लूसेंट में कुछ कमियां दिया गया है, यानी कि कुछ बहुत शॉर्ट फॉर्म में दिया है, कुछ मैटर को ये काट रहा है। तो मैंने सोचा कि ना अब जो मैटर का जो मैटर इसमें कम है उसको मैं साइड से कवर करते रहूं,
जो आप लोग के लिए भी फ़ायदेमंद हो। तो अगला देखिए, इसी काल में या इसी काल से गोत्र संस्था या गोत्र प्रथा का प्रारंभ हुआ। ये देखिएगा, गोत्र प्रथा क्या है। अब चलिए छोड़िए इसको, अब ये सब्जेक्टिव हो जाएगा। अगर गोत्र प्रथा को बताने लगे तो 10 मिनट लग जाएगा कम से कम गोत्र प्रथा को समझाने में। ऐसे सिंपल में समझिए, जो वैदिक काल में जो होते थे, जितने सारे कुल या कबीला हुआ करते थे या जो एक खानदान के लोग होते थे, तो एक ही जगह जितने सारे अपने गायों का जो गोत्र होते थे उसको एक जगह इकट्ठा करते थे, उसी को गोत्र प्रथा कहा जाता था। शॉर्ट में इतना जानिए। और खैर आपका सब्जेक्टिव से तो कोई मतलब है नहीं, बस ऑब्जेक्टिव सिर्फ पूछेगा। तो ये रहा इतना आपका। आपको आज का वीडियो कैसा लगा, इसी तरीके से अगर आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं, यानी कुल मिलाकर एक क्वेश्चन हो गया उसके बारे में विशेषताएं जानना, ये बेहतर तरीका है, या सिर्फ आपका जो लूसेंट वो कराना। तो हालांकि हम तो यही अच्छा हमको लगा कि लूसेंट को कराना और जो उसमें कमियां है उसको साइड से करा देना। तो आपको कौन सा विधि अच्छा लगा, सिर्फ लूसेंट कराना या लूसेंट के साथ साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट है उसको बताना। तो क्या मैं दोनों कराऊं या सिर्फ लूसेंट कराऊं, ये थोड़ा आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, क्योंकि दोनों कराने में थोड़ा समय लगता है लेकिन बेहतर ढंग से होता है। लेकिन सिर्फ लूसेंट कराना है, अगर सिर्फ लूसेंट कराते तो ये वीडियो आपका 10 से 15 मिनट में कंप्लीट जितना मैटर है हो जाता है, लेकिन अलग से एक्स्ट्रा फैक्ट बताने में थोड़ा समय लगा। और एक आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप जानते ही हैं कि अभी तक चैनल जो है अपना नया है और थोड़ा चैनल पे भी कम समय दिया जाता है, अपना समय का कुछ अभाव है, तो थोड़ा आप लोग भी कॉपरेट कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके चैनल के बारे में लोगों को बताइए, जो लोग भी पटना यूनिवर्सिटी का तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनका भी तैयारी बेहतर ढंग से हो। और नेक्स्ट वीडियो जो होगा, या हम सोच रहे हैं नेक्स्ट वीडियो जो लाएंगे वो पॉलिटिकल साइंस पे लाएंगे, और इसका आप लोग प्रिपरेशन कीजिए। और नेक्स्ट जो आने वाला जो संडे है उसको टेस्ट होगा इसका। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।